आदाबस। मैं डॉक्टर रक्षंदा बेग, डिपार्टमेंट ऑफ जराहत, स्टेट तकमील तिब कॉलेज एंड हॉस्पिटल, लखनऊ। सबसे पहले मैं माननीय विशेष सचिव एवं आयुष मिशन निदेशक श्री राजकमल यादव जी और यूनानी निदेशक उत्तर प्रदेश डॉक्टर मोहम्मद सिकंदर हयात सिद्दीकी साहब और पूरी आयुष संवाद की टीम की बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इस मंच पे आने का और बोलने का मौका दिया। इसके साथ ही मैं इस कार्यक्रम के सभी सुनने वालों का बहुत बहुत खैर मकदम और स्वागत करती हूँ। आज का मेरा टॉपिक है हर्क का यूनानी इलाज। हर्क एक यूनानी टर्मिनोलॉजी है जिसका मतलब होता है कि जिल्द या त्वचा का जल जाना। तो हर्क की कितनी किस्में होती हैं, कितने तरह के इसमें ज़ख़म होते हैं और उनका हम किस तरह से यूनानी इलाज कर सकते हैं, इसको हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि हर्क की किस्में कितने तरह की होती हैं। तो अगर आप इसमें देखें कि असबाब की वजह से, यानी कि जो कॉज होता है ईटियोलॉजी, उसकी वजह से हर्क यानी कि बर्न कितने टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं हरारत से जलना। हरारत यानी किसी भी टेम्परेचर, या हम कह सकते हैं इसको थर्मल बर्न। कोई भी चीज़ जो गर्म हो, जैसे कि घर में तवा हो या कोई कढ़ाई हो या कोई बर्तन हो। इसके अलावा कोई भी, जैसे कि गर्म तारकोल होता है, कभी कभी जिल्द या त्वचा पे लग जाता है। इसके साथ में गर्म ग्रीस का कोई हिस्सा लग जाता है। साथ ही में खाने के एज्जा, यानी कि खाने के कोई कण छिटक के हाथ पे आ जाते हैं और चिपक जाते हैं, तो इसको हम कहते हैं हरारत से जलना या थर्मल बर्न। इसके बाद आ जाता है हर्क नार। नार का मतलब होता है आग या डायरेक्ट फ्लेम हम कह सकते हैं, यानी कि सीधे आग से जल जाना। इसके बाद एक और किस्म होती है जिसका मतलब होता है सल्क। सल्क मतलब होता है स्काल्डिंग, किसी भी सयाल चीज़ से। सयाल यानी कि किसी भी लिक्विड या किसी भी तरल पदार्थ से जब कोई भी शख्स जल जाता है, या स्टीम से, भाप जिसको कहते हैं, भाप से जल जाना, तो ये सल्क में आता है। उसके बाद एक और किस्म होती है जिसको हम कहते हैं हर्कुल बर्की, यानी कि इलेक्ट्रिकल बर्न। जब कोई भी शख्स करंट लगने से, अब वो करंट चाहे तो खुले तार से भी लग सकता है, या करंट वाली कोई मशीन जो इलेक्ट्रिक से चलती हो उससे भी करंट लग सकता है, या जो पावर ट्रांसफार्मर होते हैं उससे भी जल सकता है, या बिजली गिरने से भी। तो इसको हम कहते हैं हर्कुल बर्की या इलेक्ट्रिकल बर्न। अब इसमें इलेक्ट्रिकल बर्न में जितना शख्स जलता है वो किस पे डिपेंड करता है कि वो करंट की कितनी तेज़ी थी, यानी कि वो कितने वोल्टेज का था और वो शख्स उस करंट के कितनी देर तक ताल्लुक में रहा। उसके बाद एक और किस्म होती है जिसको कहते हैं हर्क कीमिया यानी कि केमिकल बर्न। किसी भी एसिड से, किसी भी रसायन से जब भी कोई शख्स जल जाता है तो उसको हर्क कीमिया कहते हैं। अब जैसे कि रसायन से कैसे जल सकते हैं, किसी कारखाने में या किसी इंडस्ट्री में, ठीक है। इसके अलावा घर पे जो ख़वातीन इस्तेमाल करती हैं, जिस तरह से वो क्या कहते हैं एसिड घर में सफाई के लिए इस्तेमाल करती हैं और फिर उसको या तो लापरवाही से वो इधर उधर रख देती हैं, तो बच्चे अक्सर इसका शिकार हो जाते हैं। या तो फिर स्टूडेंट्स जो केमिकल लैब में काम करते हैं वो भी लापरवाही के साथ इस एसिड का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि उनके अंदर जलने के चांसेस रहते हैं। इसके अलावा आता है हर्क शुआई, यानी कि रेडिएशन बर्न, यानी कि किसी भी रेडियो एक्टिव सोर्स से भी शख्स जल जाता है, जैसे कि एक्सरेज। अब आगे की बात शुरू करने से पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि जो जलने का हादसा है वो बहुत ही सामान्य और स्वाभाविक है। अगर हम हिंदुस्तान में देखें तो एक साल में कम से कम 10 लाख के लोग जो हैं, 10 लाख लोग जो हैं इस हादसे के शिकार होते हैं। और बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि उसमें से 1.4 लाख लोग जो हैं वो फौत हो जाते हैं, मर जाते हैं। जिसमें कि हम ये भी बताना चाहेंगे कि इसमें 80% जो केसेस होते हैं उसका जो शिकार होती हैं वो ख़वातीन हैं,
यानी कि महिलाएं होती हैं और बच्चे होते हैं। और उसके बाद जो है ये ज़्यादातर रसोई घर से और किचन से ताल्लुक़ रखते हैं। तो हमें इसका जो है घरेलू इलाज, यूनानी में इस तरह के इलाज बताए गए हैं कि घर में फौरी तौर से आप इसको, इन चीज़ों को इस्तेमाल करके मरीज़ को राहत दे सकते हैं। इसके पहले हम आपको, अभी तो हमने जो किस्में बताई वो आपको बताई हमने असबाब के लिहाज से, यानी कि अकॉर्डिंग टू द कॉज ऑफ बर्न। अब हम आपको बताने जा रहे हैं हर्क का कि गहराई का तज्जिया, यानी कि अकॉर्डिंग टू द डेप्थ ऑफ द बर्न, यानी कि गहराई की वजह से जलने की प्रक्रिया कितने तरह की होती है। अब ये बताने से पहले हम ये भी आपको बताना चाहेंगे कि हमारे जिस्म में या शरीर में, बॉडी में जो होती है, जो त्वचा होती है सतह, उसकी दो लेयर होती है। एक लेयर होती है एपिडर्मिस और एक लेयर होती है डर्मिस। एपिडर्मिस जो होती है ऊपर की लेयर होती है, जिसको बशरा भी कहा जाता है। तो बशरा जो होती है वो हम एक तरह से मान लेते हैं कि वो, उसमें क्योंकि ब्लड सप्लाई नहीं होती है तो उसको हम मान सकते हैं कि वो जो है मुर्दा सतह होती है। और उसके नीचे की जो डर्मिस होती है, जिसको कि अदमा कहते हैं, वो जिंदा सतह होती है। तो अब हम अगर देखें गहराई के लिहाज से, हर्क का हम तज्जिया अगर करें गहराई के लिहाज से, तो उसमें सबसे पहले आ जाता है पहला दर्जा। पहला दर्जा यानी कि फर्स्ट डिग्री बर्न, जिसमें कि हमारी ऊपरी सतह जिल्द की जो हमें दिखाई देती है वो जल जाती है, यानी कि वो ऊपर से लाल हो जाती है और उसमें जलन भी होती है और हल्का सा दर्द भी होता है। इसी तरह हम अगर दूसरा दर्जे में आ जाएं, यानी कि सेकेंड डिग्री बर्न में आ जाएं, तो उसमें सबसे ऊपरी, जिल्द की सबसे ऊपरी सतह, जिसको एपिडर्मिस हमने कहा है या बशरा कहा है, उसके नीचे की जो अदमा लेयर होती है, डर्मिस होती है, वो दोनों ही जल जाती है। और दूसरे दर्जे के जलने में क्या होता है कि इसमें अमूमन छाले पड़ जाते हैं और इसमें सूजन भी आ जाती है। छाले पड़ जाना और कुछ हद तक औसतन दर्जे की इसमें सूजन भी आ जाती है। इसमें जो जलने वाले ज़ख़म दिखते हैं वो चमकदार दिखते हैं और आंवले वाले दिखते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं तीसरे दर्जे में। तीसरे दर्जे का बर्न जो होता है थर्ड डिग्री बर्न, इसको हम कहते हैं, यानी कि इसमें जो ऊपरी सतह है बशरा, उसकी सारी सतह, उसके बाद जो हमारी जिल्द की दूसरी सतह है यानी कि अदमा, वो सारी जल जाती है। इसके साथ ही में नसीज तहतुल जिल्द, यानी कि सब क्यूटेनियस टिश्यूज़, इनके नीचे की जो कोशिकाएं होती हैं, जो टिश्यूज़ होते हैं, ऊतक होते हैं, वो भी जल जाते हैं। तो ये तीसरे दर्जे में आ जाता है। उसके बाद अगर हम देखें चौथे दर्जे का बर्न देखें, तो चौथे दर्जे में जो होता है ऊपर की पूरी सतह यानी कि बशरा पूरी, उसके बाद अदमा पूरी, उसके बाद उसके नीचे के नसीज सारे टिश्यूज़, सबक्यूटेनियस टिश्यूज़, और साथ में अज़लात यानी कि मसल्स या मांसपेशियाँ, और नीचे की हड्डियाँ भी शामिल होती हैं। तो गहराई का अगर हम हर्क का गहराई के से तज्जिया करें तो वो 4 तरीके का हो गया, पहले दर्जा, दूसरा दर्जा, तीसरा दर्जा और चौथा दर्जा। तो आइए अब हम देखते हैं कि हम इसमें किस तरह से यूनानी इलाज करके अपने घर में मरीज़ को फ़ौरन तस्कीन दे सकते हैं और उसको परेशानी से बचा सकते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले ये देखेंगे कि जो हम आपको आज यूनानी इलाज बताएंगे वो कोई नया नहीं है, वो आज के दौर में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। मगर क्योंकि उसकी अवेयरनेस अब ज़्यादा है, जागरूकता ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन ये बहुत ही कदीम तरीके हैं, बहुत ही पुराने तरीके हैं। तो हम एक तरह से कह सकते हैं कि हम अपने माजी की तरफ जा रहे हैं, यानी कि हम फिर से अपने पुराने इलाज की तरफ जा रहे हैं। जैसे कि हम आपको बताएंगे कि हम पुराने की तरफ जा रहे हैं, इसकी एक मिसाल हम आपको देना चाहेंगे कि जैसे कि हम लोग शुरू में पैदल चलते थे, तो पैदल चल के कहीं जाने में वक्त भी लगता था और मेहनत भी लगती थी। तो लोगों ने मशवरा दिया कि हम लोग 2 पहिए की कोई चीज़ बना ली जाए, जिसके ऊपर हम लोग एक सीट लगा दें और उसके ऊपर बैठ करके हम लोग कहीं चले जाएं, तो हम लोग का वक्त भी बचेगा और साथ में जो है हम लोग को जो है वो क्या कहते हैं, मेहनत भी कम लगेगी। तो भाई साइकिल बन गई और उसके बाद हम साइकिल से चलने लगे। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया,
तो फिर और लोगों के दिमाग में बात आई, उन्होंने कहा कि अगर हम साइकिल में एक मोटर लगा दें, साइकिल में अगर मोटर लग जाएगी तो मोटरसाइकिल बन जाएगी। मोटरसाइकिल से जब हम चलेंगे तो हमारा वक्त भी बचेगा, और वक्त बचने के साथ साथ हमको कम मेहनत भी करने पड़ेगी। तो हम धीरे धीरे मोटरसाइकिल से चलने लगे। उसके बाद मोटरसाइकिल से बहुत आराम मिला, लेकिन फिर धीरे धीरे लोगों ने कहा जब मोटरसाइकिल है तो हम इसमें 2 पहिया और लगा दें, तो ये 4 पहिए की गाड़ी बन जाएगी। और फिर धीरे धीरे कार बन गई, और हम सब लोग ने कार से चलना शुरू कर दिया। और जब हम सब लोग कार से चलने लगे तो फिर धीरे धीरे हम लोग बेकार हो गए। क्यों? क्योंकि हम लोग के जिस्म में बीमारियां आने लगी, पैदा होने लगी। तो लोगों ने मशवरा दिया कि अब डॉक्टर को दिखाइए। फिर जब हम लोग डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने वही एक बात कही कि आप पैदल क्यों नहीं चलते। तो इसका मतलब कि माजी जो है वही हमारे लिए बेहतर है। तो इसी को हम ध्यान में रखते हुए, ख्याल में रखते हुए जो हम आप लोग को बताएंगे, ऐसी चीज़ें बताएंगे जिसको आप बहुत आसान तरीके से घर में इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले हम बताएंगे, कोई भी शख्स अगर जल रहा हो तो वो जिस चीज़ से जल रहा हो उसके ताल्लुक़ को ख़त्म करना है, उसके संपर्क को या कांटेक्ट को ख़त्म करना है। अगर वो गर्म चीज़ से जल रहा है तो फ़ौरन उसको उससे दूर किया जाए। अगर वो करंट से जल रहा है तो फ़ौरन जो है उस करंट सप्लाई को बंद किया जाए। अगर वो किसी गर्म चीज़ उसके जिस्म में चिपक गई हो तो उस चीज़ को अलग किया जाए। तो सबसे पहले जो जलने का सबब है उससे उस शख्स को दूर किया जाए। दूसरी बात हम ये बताना चाहेंगे कि पहले दर्जे के जलने में और दूसरे दर्जे के जो जलने में है उसमें हम ठंडा पानी कम से कम 15-20 मिनट तक हम उस ज़ख़म पे ठंडा पानी डालते हैं। याद रहे कि पानी ठंडा हो मगर चिल्ड वाटर ना हो, ठीक है। पानी ठंडा यानी कि पानी जब का टेम्परेचर करीब करीब 10 से 12 डिग्री तक होना चाहिए। लेकिन जब मरीज़ जलता है तो एक हादसा होता है। उस टाइम घर पे किसी के पास इतना वक्त नहीं होगा कि वो पानी का टेम्परेचर नापे और फिर पानी डाले। तो एक अमूमन जो ठंडा पानी होता है उसको ज़ख़म पर डालना चाहिए। या हम ये भी कह सकते हैं, अगर कोई मलमल का साफ़ कपड़ा हो उसको ज़ख़म पे डाल करके और ठंडा पानी आप 15 से 20 मिनट तक डालें तो मरीज़ को बहुत राहत महसूस होगी। और जो नीचे की सतह जहाँ पे जलन हो रही है वो और जलने से बच जाएगी, वो सतह और जलने से बच जाएगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसी में हम सबसे पहली चीज़ जो लेते हैं सिब्र। सिब्र यानी कि आज के मार्केट में जो 50% प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, चाहे वो कॉस्मेटिक के हों चाहे वो दवा के तौर पे वो सिब्र के हैं। सिब्र यानी कि आम लैंग्वेज में हम लोग इसको एलोवेरा कह सकते हैं, घेकवार कह सकते हैं। तो एलोवेरा का इस्तेमाल अभी नया नहीं है, ये 460 BC के ज़माने का है। यानी कि 460 BC से 370 या 75 BC में जब फादर ऑफ मेडिसिन यानी कि बुकरात, हिप्पोक्रेट ने जब अपनी किताब में इसका जिक्र किया है कि सिब्र जो होता है वो जाली होता है और मुहल्लिल औराम। जाली का मतलब होता है कहीं से गंदगी को साफ कर देना, यानी कि डिटर्जेंट जैसे हम लोग कपड़े धोने के लिए डिटर्जेंट केक का इस्तेमाल करते हैं, तो उसका क्या मकसद होता है कि हमारे कपड़े से गंदगी साफ हो जाए और हमारा कपड़ा नीट एंड क्लीन हो जाए। तो इसी तरह एलोवेरा जो होता है वो एक जाली का काम करता है, जहाँ पे जलने का जख्म होता है वहाँ से गंदगी को दूर कर देता है। मुहल्लिल औराम यानी कि वरम को तहलील कर देता है, यानी वहाँ पे जो भी सूजन है और उसको वहाँ पे ख़त्म करके ज़ख्म को भरने में मदद करता है। सिब्र का एक और फंक्शन बताया गया है कि सिब्र जो होता है वो वहाँ से किसी भी ज़ख्म में जब खुलियात जो है तबाह हो जाते हैं तो उसके बाद वहाँ पे जो है खुलियात की नई पैदाइश करने में भी मदद करता है और साथ साथ खून के दौरान को बढ़ाता है। तो ये 2-3 जो चीज़ें हैं वहाँ पे वो क्योंकि गंदगी नहीं होने देता है, इसका मतलब वो ताफुन से बचाता है, वहाँ के वरम को कम करता है, इसका मतलब वो हीलिंग में ज़ख्म को भरने में मदद करता है। और उसके अलावा वहाँ पे जो है वो जब नए सेल्स नए खुलियात को प्रोलिफरेशन के लिए नए खुलियात की पैदाइश में मदद करता है और उसके साथ में जो है वहाँ पे खून के दौरान को बढ़ाता है। तो ये सारों चीज़ें मिलाकर ये हो गया कि सिब्र यानी कि एलोवेरा को इस्तेमाल करने से ज़ख्म की बहुत
जल्दी हीलिंग हो जाती है, बहुत जल्दी भर जाता है। और हम आजकल जैसे बारिश का मौसम है तो हम ख़वातीन है, ख़ासतौर से जो घर में रहती हैं, उन महिलाओं को हम ये बताना चाहेंगे कि वो अपने गमले में एलोवेरा का प्लांट ज़रूर लगाएं। एलोवेरा को हम बर्न प्लांट भी कहते हैं और इसको इस्तेमाल करना बहुत आसान है। पहले दर्जे के जो हर्क होता है और दूसरे दर्जे का जो हर्क होता है, अक्सर बच्चे भी इसके शिकार हो जाते हैं। तो एक पत्ती आप लीजिए सिब्र की, उसका ऊपर और नीचे का छिलका जो है छील दीजिए और उसके गूदे को निकाल के जो जेल अंदर निकलता है उसको मैश करके आप ज़ख़म पे लगा दें। दूसरी बात यह है कि जब बहुत ही प्योर मार्केट में भी आता है सिर्फ एलोवेरा जेल के नाम से, मगर वो उतना प्योर नहीं होता है, तो उसको क्या करते हैं कि ऐसी चीज़ ऐसा लें, ऐसा ख़रीदें जिसमें कोई भी एडिटिव चीज़ या कोई भी खुशबू वाली चीज़ या उसमें कोई भी आर्टिफिशियल कलर ना मिला हो। दूसरी बात पे हम आते हैं अस्ल बहुत ही मुफीद है। अस्ल सूरत में जितनी अच्छी है उतनी सीरत में अच्छी है। अस्ल यानी कि शहद, हनी का भी बहुत ज़्यादा आजकल इस्तेमाल हो रहा है, मगर इसका इस्तेमाल बहुत कदीम ज़माने से शेखुर रईस भू अली इब्ने सीना ने, जब वो किस टाइम पीरियड का ये बात हम बता रहे हैं, 980 AD से लेके 1033 AD के बाद की बीच की बात है, उन्होंने अपनी किताबुल वो अल कानून फी तिब में जो है वो शहद का जिक्र किया है और कहा है कि पहले और दूसरे दर्जे के जो हर्क होता है उसमें शहद का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। शहद में एक जाली और मुहल्लिल औराम की और के साथ साथ उसमें जो है दाफ़ाए ताफ़ुन की भी एक उसमें बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। दाफ़ाए ताफ़ुन यानी कि वहाँ से उफूनत को हटाना, यानी कि तादिया ना पैदा होने देना, वहाँ पे इन्फेक्शन ना पैदा होने देना। जलने का जो ज़ख़म होता है, क्योंकि उसमें क्या कहते हैं पानी बहुत ज़्यादा जल जाता है, तो वहाँ पे ताफ़ुन का बहुत ज़्यादा गलबा रहता है कि जिससे लगता है वहाँ पे इन्फेक्शन बहुत जल्दी हो जाएगा, तादिया बहुत जल्दी हो जाएगा, तो उसको ये चीज़ शहद जो होती है वो रोकती है। उसके बाद दूसरी चीज़ में हमारे आते हैं, तीसरी चीज़ में सफ़ेदी बैज़ाई मुर्ग, यानी कि अंडे की सफ़ेदी, जिसको कि हम एग वाइट कहते हैं। तो एग वाइट का जो है हकीम अमीरुद्दौला ने अपनी किताबुल उम्दा फी जराहत में, ठीक है, इस किताब में कम से कम 1233 AD से लेकर के 1286 AD में या उससे भी पहले जो है अंडे की सफ़ेदी को पहले और दूसरे दर्जे के बर्न के या हर्क के ज़ख़म पे इस्तेमाल करने की बात कही है। उन्होंने ये कहा है कि ये अंडे की सफ़ेदी होती है, ये अंदर सूख जाती है, जज़्ब हो जाती है, और जब ये जज़्ब हो जाती है तो जज़्ब होने के बाद इसमें क्योंकि प्रोटीन, अमाइनो एसिड्स और विटामिन्स होते हैं, ये ज़म को बढ़ने में मदद करती है। उसके बाद हम अगली चीज़ में आते हैं खल का इस्तेमाल भी आजकल बहुत हो रहा है। खल यानी कि सिरका यानी कि विनेगर या एसिटिक एसिड का भी इस्तेमाल हमारे फादर ऑफ मेडिसिन बुकरात ने 460 AD में ही बता दिया था, 460 BC में, सॉरी, उन्होंने ये बता दिया था कि 460 BC में बताया था कि हर ज़ख़म पे सिरका डालना बेहतर है, यानी कि सिरके में जो होते हैं एंटी माइक्रोबियल, यानी कि वहाँ पे किसी भी तरह का और तादिया ना होने को वो रोकती है। तो किसी भी ज़ख़म में जब तादिया होना रुक जाएगा, वहाँ पे नए खुलियात की पैदाइश शुरू हो जाएगी, वहाँ पे खून का दौरान अच्छा होगा और वहाँ पे किसी भी तरह का तादिया पैदा नहीं होगा, तो वो ज़ख़म भरने में बहुत आसानी होगी। ये हो गया मरीज़ का जो होता है वो मकामी इलाज, यानी जहाँ पे उसको ज़ख़म हो। इसी तरह अगर जब हादसा होता है जलने का, तो जो मरीज़ होता है वो बहुत ज़्यादा परेशान रहता है, उसके अंदर घबराहट रहती है, एंग्जाइटी रहती है। और अगर हम फोनिस्टिक या लिंग्विस्टिक में आ जाएं तो जलना का मतलब होता है कि जहाँ पे जला वहाँ पे जल नहीं होता है, वहाँ पे जल ख़त्म हो जाता है। तो मरीज़ के अंदर या शख्स के अंदर जो जला है उसके अंदर जल की कमी होती है, तो जिसकी वजह से भी मरीज़ को घबराहट होती है। तो सबसे पहला उसका तरीका होता है कि हम मरीज़ को शिकंजी दे दें, यानी कि 1 गिलास पानी में 1 नींबू डाल करके 1 चम्मच चीनी या शक्कर डालें और उसमें 1 चुटकी नमक डालें, घोल करके मरीज़ को दे दें और मरीज़ उसको धीरे धीरे एक घूंट करके थोड़े समय तक उसको पिए, या घर में कोई भी सयार चीज़ हो जिससे मरीज़ को फ़र्क हासिल हो, वो चीज़ देनी चाहिए। इसी तरह से अगर हम उसमें आ जाए मुरक्कब अदविया में आ जाए यूनानी की, तो इसमें ये दवाउल मिस्क मोतदिल, इसका बहुत अच्छा रोल है क्योंकि ये घबराहट और एंजाइटी को कम करता है। इसको मरीज़ को 1 चम्मच दे देना चाहिए और साथ में ऊपर से जो है अर्क बैद
मरीज़ को अगर दे देंगे तो उसको फ़ौरन राहत मिल जाती है और उसकी घबराहट दूर हो जाती है। हादसे से होने वाली परेशानी जो ज़ख़म में होती है जलने के लिए, वो हमने जो ज़िमात के तौर पे यानी कि लोकल एप्लीकेशन पे के लिए जो चीज़ें इस्तेमाल करी हो उससे उसको राहत मिल जाएगी। प्लस जो उसकी घबराहट है वो इस डिहाइड्रेशन को हम कंप्लीट करते हैं, कंपनसेट करते हैं शिकंजी वगैरह देके, जिससे कि मरीज़ की हालत बेहतर होती है। तीसरे दर्जे और चौथे दर्जे में क्योंकि अमूमी हालात का भी ख्याल रखना पड़ता है मरीज़ को, तो उस पर भी हम गौर करेंगे। तो इसी के साथ ही मैं यहाँ पे आज अपनी बात ख़त्म करती हूँ और उम्मीद है कि आगे आने वाले प्रोग्राम में हम और भी नए टॉपिक लेकर के या इसी को आगे बरकरार करके आपसे जल्द मुलाकात करेंगे। शुक्रिया।